हमारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक भूतिया कहानी सुनाएंगे। चूंकि मैं एक नया न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसलिए ये कहानी मैंने खुद अपने दोस्त से इकट्ठा की है और आपको सुना रहा हूँ। लेकिन भविष्य में अगर आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी कहानियाँ लिखकर भेज सकते हैं। स्थान: मानिकगंज के एक दूर दराज इलाके में स्थित 100 साल पुरानी पुश्तैनी जमींदार हवेली। समय: रात 8 बजे। मूसलाधार बारिश और लगातार कड़कती बिजली के साथ रात की शुरुआत होती है। शफायत शहर से गाड़ी चलाकर यहाँ जमीन से जुड़े कुछ जरूरी कागजातों पर दस्तखत करने आया है। लंबे समय से सुनसान रहने के कारण इस विशाल 2 मंजिला हवेली की सीलन भरी दीवारें, आंगन का विशाल बरगद का पेड़ और लटकते पीपल के पत्ते एक खौफनाक माहौल बना रहे हैं। हवेली में कदम रखते ही शफायत का स्वागत बूढ़ा केयरटेकर कद्दूस मियाँ करता है। जैसे ही शफायत 100 साल पुराने दरवाजे का जंग लगा कुंडा खटखटाता है, कद्दूस हाथ में दिया लिए दरवाजा खोलता है। कद्दूस की आंखें अंदर धंसी हुई हैं और चेहरा झुर्रियों से भरा है। वो धीमी आवाज में कहता है, तारांकन छोटे साहब, इतनी रात को ना आते तो अच्छा था। आज अमावस्या है और मौसम भी ठीक नहीं है। शफायत आज के जमाने का व्यावहारिक लड़का है। वह इन अंधविश्वासों की परवाह नहीं करता। वो हंसकर कहता है, तारांकन कद्दूस चाचा, कल सुबह ही वकील आ जाएगा। काम खत्म करके मैं वापस शहर लौट जाऊंगा। तुम नीचे का गेस्ट रूम तैयार कर दो। कद्दूस मियाँ सिर हिलाकर खाना परोस देता है। ठीक 8:30 बजे बिजली चली जाती है। पूरी हवेली एक गहरे अंधकार में डूब जाती है। खाना खाने के बाद कद्दूस मियाँ एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस शफायत के हाथ में देता है। उसके हाथ कांप रहे थे। कद्दूस दिए की लाल रोशनी में शफायत की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, तारांकन छोटे साहब, एक बात याद रखिएगा। नीचे आपके लिए सारा इंतजाम कर दिया गया है। भूलकर भी रात को दूसरी मंजिल के दक्षिणी कॉरिडोर की तरफ कदम मत बढ़ाइएगा। उस कॉरिडोर के आखिरी छोर वाला कमरा मेरे बड़े साहब आपके दादाजी ताला लगा कर गए थे। पिछले 40 सालों से उस कमरे का ताला किसी ने नहीं खोला है। रात 12 बजे के बाद दूसरी मंजिल पर चाहे कुछ भी सुनाई दे, अपने कमरे का दरवाजा बंद रखिएगा। शफायत सिर्फ चिढ़कर थोड़ा हंस देता है। कद्दूस लालटेन लेकर नीचे के पिछले हिस्से की तरफ चला जाता है। समय: रात 2:15 बजे। बिजली कड़कने के एक भयंकर धमाके से शफायत की नींद खुल जाती है। वो पसीने से लथपथ है, हालांकि कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो चुका है। मोमबत्ती बुझ चुकी है। कमरे की खामोशी को चीरते हुए अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, छम छम छम। पुरानी 2 मंजिला हवेली की लकड़ी के फर्श पर किसी भारी पायल की आवाज एक निश्चित लय में आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में गोल गोल घूमकर नाच रहा हो या टहल रहा हो। शफायत बिस्तर पर उठ बैठता है। मन ही मन सोचता है, क्या कद्दूस मुझे डराने के लिए ये सब नाटक कर रहा है या कोई चोर घुस आया है? वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे से बाहर निकलता है। लकड़ी की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर जाते समय हर कदम पर तारांकन चर्रर तारांकन की आवाज होती है। दूसरी मंजिल का माहौल बिल्कुल अलग है। वहां जैसे हवा थम गई है और सड़ांध भरी एक भयंकर बदबू फैली हुई है। शफायत दूसरी मंजिल पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए उत्तरी हिस्से से दक्षिणी कॉरिडोर की ओर बढ़ता है। दीवारों पर टंगे उसके पूर्वजों के तैल चित्र, ऑयल पेंटिंग्स अंधेरे में से भी उसकी तरफ एक अजीब नजर से घूरते हुए महसूस होते हैं। दक्षिणी कॉरिडोर के आखिरी छोर पर पहुंचकर शफायत ठिठक जाता है। कद्दूस मियाँ की बात के मुताबिक जिस दरवाजे पर जंग लगा ताला होना चाहिए था, वो ताला अब टूटा हुआ फर्श पर पड़ा था। दरवाजा कुछ इंच खुला हुआ था। उस दरार से कमरे के अंदर की खून जैसी लाल रोशनी बाहर छनकर आ रही थी। वो रोशनी कहाँ से आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शफायत दरवाजे की दरार पर अपनी आंख लगाता है। अंदर मकड़ी के जालों से घिरा एक कमरा था। कमरे के बिल्कुल बीच में एक पुरानी झूला कुर्सी, इजी चेयर थी। उस कुर्सी पर कोई पीठ किए बैठा हुआ धीरे धीरे झूल रहा था। लाल रोशनी में दिख रहा था कि उसके सिर के गहरे काले बाल फर्श तक फैले हुए हैं और पैर की पायल से रहकर आवाज आ रही थी। शफायत ने कांपती आवाज में कहा, तारांकन कौन है वहां? कद्दूस चाचा। कुर्सी का झूलना अचानक रुक गया। अगले ही पल वो भयानक दृश्य घटता है। कुर्सी पर बैठे शरीर ने 1 इंच भी हरकत नहीं की, लेकिन उस औरत की गर्दन धीरे धीरे मटमट की आवाज के साथ घूमने लगी। पूरा 180 डिग्री घूमकर उसका सिर पीछे की तरफ आ गया। उसके चेहरे पर आंखों की जगह कुछ नहीं था। 2 खाली कोटरों से जहरीला धुआं निकल रहा था। होंठ दोनों तरफ से फटकर कानों तक फैले हुए थे, जहां से गाढ़ा काला खून रिस रहा था। शफायत खौफ के मारे एक कदम पीछे हटता है कि तभी उसकी जेब में मौजूद फोन जोर से बज उठता है। स्क्रीन पर चमक रहा था, कद्दूस मियाँ।
शफायत कांपते हाथों से स्पीकर ऑन करके कान से लगाता है। दूसरी तरफ से कद्दूस मियाँ की हांफती हुई आवाज़ आती है, तारांकन छोटे साहब, आप ठीक तो हैं ना? छोटे साहब, दोपहर में मेरी बेटी को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से मैं आपको बिना बताए गांव के अस्पताल आ गया था। बारिश बढ़ने के कारण वापस नहीं लौट सका। आपने दूसरी मंजिल के मुख्य दरवाजे की कुंडी तो लगा दी है ना? बड़े साहब की छोटी बहन जिसने उस कमरे में फांसी लगाई थी, उसकी आत्मा अमावस्या को जिंदा इंसान ढूंढती है। छोटे साहब, आप नीचे अपने कमरे में ही है ना? शफायत सुन्न पड़ जाता है। अगर कद्दूस मियाँ दोपहर में ही चला गया था तो शाम को उसे मोमबत्ती देकर दूसरी मंजिल पर जाने से किसने रोका था? शफायत ने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे मोमबत्ती हाथ में लिए खड़े कद्दूस का साया अपना रूप बदलकर धीरे धीरे पिघल रहा था। एक खौफनाक हंसी की आवाज़ से पूरी हवेली कांप उठी। शफायत चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बंद कमरे का दरवाज़ा जोर के धमाके के साथ पूरा खुल जाता है। बर्फ जैसी ठंडी दो पीली और खून से खाली बाहें पीछे से आती हैं और शफायत का गला दबोच लेती हैं। कमरे की वो लाल रोशनी पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। शफायत महसूस करता है कि उसके शरीर की सारी ताकत कोई खींच रहा है। वो भयानक साया उसके कान के पास फुसफुसाता है, जो इस हवेली का खून है उसे इसी हवेली में रहकर रुकना होगा। अगली सुबह तूफान थम चुका है। जमींदार हवेली के आंगन में सुनहरी धूप खिली है। असली कद्दूस मियाँ गांव के लोगों को साथ लेकर जल्दी जल्दी हवेली पहुंचता है। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने नीचे पूरे कमरे तलाशे, लेकिन शफायत कहीं नहीं मिला। डरते डरते कद्दूस मियाँ लोगों के साथ दूसरी मंजिल के उस बंद कमरे के सामने गया। 40 सालों से ताला लगा वो दरवाजा आज खुला पड़ा था। कमरे के अंदर झूला कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। कद्दूस कांपते हुए कदमों से सामने जाकर खड़ा होता है। कुर्सी पर बैठा शख्स शफायत ही था, लेकिन उसके सारे बाल पककर सफ़ेद हो चुके थे, आंखें पथरा चुकी थीं और उनकी पुतलियां गायब थीं। चेहरे पर एक अजीब बेजान हंसी छाई हुई थी। वो लगातार अपने हाथों से पैरों में पायल हिलाने का नाटक कर रहा था। शफायत का शरीर तो वहां मौजूद था, लेकिन उसकी रूह और चेतना हमेशा के लिए उस शराबित कमरे के अंधेरे में कैद हो चुकी थी। अब वो उस जमींदार हवेली का एक नया पहरेदार बन चुका था, हमेशा हमेशा के लिए।